Okay, so here अब हमने क्या ये किया ना, यानी क्या बोलते, प्रोवाइड कर दिया। सो मुझे स्पेसिंग भी देना है, तो मिनिमम स्पेसिंग कितनी रहने को ना स्लैब के लिए, तो स्लैब के लिए मिनिमम स्पेसिंग 300, 1 मिनट गाइस, सॉलिड स्लैब। So 42 पे चला गया। ओके ओके गाइस, 1 मिनट। देखो गाइस, पेज नंबर 46, पेज नंबर 46, clause number 26.3.3. This clause is again amendment. Amendment, maybe it is amendment 3 and amendment 4. अब मैं इसको भी आपको आज डाल दूंगा इसका फोटो के अमेंडमेंट क्या हो गया करके। अमेंडमेंट ये हो गया है कि यहाँ पे 450 की जगह डायरेक्टली 300 लेके, 450 की जगह डायरेक्टली 300 लेके, ये भी अमेंड हो गए। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे बीम के लिए और स्लैब के लिए, दोनों के लिए आपको क्या देखे है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बार्स इन टेंशन। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बार, यानी मैक्सिमम कितना डिस्टेंस रह सकता है बार के बीच में, यानी बार के बीच में स्पेसिंग कितनी रह सकती है मैक्सिमम। ओके, ये आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है क्या सबको? दिस क्लॉज पेज नंबर 46, आपके पास जेरोक्स होगा तो जेरोक्स में पेज नंबर 46 पे चले जाओ। ओके, पेज नंबर 46 पे चले जाओ। पेज नंबर 46 पे जाने के बाद आपको ये क्लॉज दिख रहा होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बार्स इन टेंशन। ओके, पहले काय के लिए देखिए है, पहले देखिए है बीम के लिए, तो ये काय के लिए है, काय के लिए निकाल रहे हैं, अनलेस द कैलकुलेशन ऑफ क्रैक विड्थ, यानी विड्थ आपकी क्रैक नहीं होने को ना, शोज दैट द ग्रेटर स्पेसिंग इज एक्सेप्टेबल, शोज दैट अ ग्रेटर स्पेसिंग एक्सेप्टेबल, यानी जब भी आपको क्रैक दिख रहे हैं तब आपके स्पेसिंग जो है वो सबसे ज्यादा दिख रही है, वहां पे ही आपको क्रैक दिख रही है। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया कि कंडीशंस डाल दी काय के ऊपर के स्पेसिंग बिटवीन टू बार्स, दो बार के बीच में ज्यादा स्पेसिंग नहीं रहने को ना, उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने सीधा सीधा एक क्लॉजेस डाल दिए। तो बीम के लिए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल रेइंफोर्समेंट बार और ग्रुप ऑफ नियर द टेंशन फेस, group of near the tension face of the beam shall not be greater than the value given in table 15, depend upon the amount of redistribution carried over analysis and characteristic strength of reinforcement. Okay, characteristic strength of reinforcement, तो टेबल 15 के हिसाब से बीम पे अपने को जाना है। अब बीम के लिए, अब आपको पता ही है कि बीम की विड्थ अपन कम ही लेते हैं। अगर बीम की विड्थ अपन ने 1 मीटर वगैरह ली तो ये क्लॉज आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बीम की विड्थ अगर अपन ने 300 वगैरह ली तो अपन को मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन ऑफ द बीम ये कितना रखना है, ये चाहिए मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द बीम। ये आपको वहां पे देखने की जरूरत नहीं गिरेगी। ओके, क्यों जरूरत नहीं गिरेगी? क्योंकि आप 300 के ऊपर जाओगे नहीं। अभी यहाँ पे 15 M15 के लिए टेबल नंबर 15 पे आपको जाके आपको देखना पड़ेगा कि टेबल नंबर 15 पे क्या देखिएगा। जैसे कि अभी ये टेबल नंबर 15 है। ओके, दिस टेबल नंबर 15 पे अगर मैं गया तो मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी आप क्या कर रहे हैं कि आप कितना मोमेंट रिड्यूस कर रहे हैं या फिर कितना मोमेंट आप बढ़ा रहे हैं। तो सेंटर पे आप बढ़ाते, सपोर्ट पे आप कम कर दे, तो वहां पे आपको जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग FE 500 के लिए 150 mm से ज्यादा नहीं रहने को ना, दो बार। अभी जो भी अपन FE 50 लेते यानी FE 500 लेते तो FE 500 में दो बार के बीच में 150 mm के ऊपर ज्यादा स्पेसिंग नहीं रहने को होना।
समझे क्या आप? यानी आपने अगर 300 mm के रॉड लिया, 300 mm का रॉड यानी 300 mm का आपने बीम लिया, 300 mm के बीम में आपके जो 2 बार्स आप प्रोवाइड करोगे तो वो 300 पे कॉर्नर कॉर्नर पे हमें आएंगे, अगर 2 ही बार रिक्वायर्ड हुए तो आपको वहां पे 3 बार प्रोवाइड करना पड़ेगा। काय के लिए? ये क्राइटेरिया फिल करने के लिए, ये क्राइटेरिया फिल करने के लिए। ओके, ये क्राइटेरिया फिल करने के लिए आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको नहीं समझ रहा होगा, मैं बोर्ड पे आपको लेके जाता, काय के लिए? इसके लिए मैं आपको बोर्ड पे लेके जाता। आप ये मत देखो, ये अपन फाइनल ईयर में देखने वाले हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन प्लस माइनस क्या है, तो ये अपन फाइनल ईयर में देख के फाइनल ईयर में इसको सीखने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए आप जीरो रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम देखने वाले हैं। तो जीरो रिडिस्ट्रीब्यूशन के ही आपको कहाँ पे पूछते हैं? आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से एग्जाम्स में? अभी अभी अगर आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, सो देखो इसका मतलब क्या है, बोर्ड पे आओ गाइस, ये आप ओपन करके रखो बुक और बोर्ड पे आ जाओ। ये स्लैब का टॉपिक नहीं है, स्लैब का टॉपिक नीचे का है, लेकिन अभी अपना बीम कंप्लीट हो गया इसलिए मैं बीम का भी आपको बता दे रहा कि क्या बोला क्या गया है। ठीक है, ओके। वहां पे क्या बोला है कि अगर आपका जो भी, सपोज ये मेरा बीम है और ये मेरी विड्थ है, विड्थ मेरी कितनी है? 300 mm है। सो 300 mm में मैं अगर 2 बार 12 की लीड डाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, और इन बिटवीन ऑफ दिस, ये अगर मेरा सपोज 50-50 चले गया, 50-50 चले गया, तो इन दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी हो गई गाइस? 300 माइनस 50 यानी 200 mm हो गई। यहाँ पे स्टीरअप्स वगैरह भी रहेंगी, ऐसी कुछ ये नहीं है कि स्टीरअप्स वगैरह भी रहेंगी, लेकिन 200 mm, तो 200 mm आप FE 500 के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट इन दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी होगा? 150 mm, 150 mm। इसलिए आपको एक एडिशनल बार डालना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन ये कहाँ पे? ऊपर में नहीं, ये कहाँ पे? नीचे में ही, नीचे में ही आए कहाँ पे? टेंशन साइड, क्योंकि टेंशन साइड में डालना पड़ेगा। समझे क्या गाइस? क्या क्लॉज, क्या 15 नंबर, टेबल नंबर 15 क्या बोल रहा है, ये समझे क्या? हाँ सर। ये टेबल नंबर 15 बोल रहा है। इट इज नॉट फॉर स्लैब, स्लैब के लिए नहीं, लेकिन ये अपना ओरिजिनल कंडीशन में जब अपन जितने भी अपन डिजाइन करते तब मिनिमम ऑफ 3 बार्स आपके रहते ही है। ओके, 3 बार्स आपके रहती है और आप 300 mm से ज्यादा नहीं जा रहे। जब भी मैंने अभी दिया 300 mm से ज्यादा मैं नहीं गया, मैंने जितने भी बार्स अभी दिए, तो आपकी मिनिमम स्पेसिंग के लिए आपको झगड़ना पड़ता है, यानी 1 इंचेस 2 इंचेस के लिए ही आपको वहां पे देखना पड़ता है। मैक्सिमम के लिए आपको अभी तक आपने देखा ही नहीं, अभी तक आपने देखा ही नहीं, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी जब मुझे स्लैब के लिए बताना है तो मुझे पहले आपको मैंने बीम के लिए भी बता दिया। तो आप अब ऊपर कॉर्नर में ये लिख लो, ये क्लॉज नंबर डाल के ये लिख लो कि जो क्लॉज नंबर अभी वहां पे है वो क्लॉज नंबर डाल के आप लिख लो कि क्या है, ओके, यानी क्या डालना है। तो ये 200 mm नहीं प्रोवाइड कर सकते, इन दोनों की स्पेसिंग कितनी होना आपको? मिनिमम इट इज, it should not be greater than 150 mm for FE 500 or should not be greater than 180 mm for FE 415। 415 के लिए 180 से ज्यादा नहीं होना और FE 500 के लिए कितने से ज्यादा नहीं होना? आपकी 150 से ज्यादा नहीं। गॉट इट गाइस? ये आपका क्लॉज है। क्लॉज देके अगर ये ज्यादा रही तो 101% आपके विड्थ से क्रैकिंग होना चालू हो जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्टर को नहीं समझता और मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स को भी नहीं समझता, मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स भी इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। निग्लेक्ट नहीं करना, ये क्लॉज को निग्लेक्ट नहीं करना। ओके, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट अभी क्लॉज है, इंपॉर्टेंट क्या क्लॉज है कि मैंने क्या किया था, डिजाइन किया था। मैं स्टेप्स, पहला पहला स्टेप अपना ए, मेन रेनफोर्समेंट कितनी प्रोवाइड किया था, कितना प्रोवाइड किया था गाइस? कल की क्लास में कितना प्रोवाइड किया था हमने? 8 mm 8 mm 5 bar at the rate
125 mm सेंटर टू सेंटर ना, 125 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया ना डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? 125 डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकते। अभी मैं डायरेक्टली बोल दिया तो स्पेसिंग्स में दो पार्ट आएंगे। स्पेसिंग पहला अपन ने निकाल लिया, दैट इज एसपी, यानी एस बोल सकते हैं आप, एस एएसपी ऑफ 1 बार टू द एएसटी ऑफ एएसटी रिक्वायर्ड इनटू 1000, इससे अपन ने निकाला ये S2, ये अपने को क्लॉज से लेना है। बताओ भाई क्लॉज नंबर वही वाला, क्या क्लॉज नंबर है? टेबल नंबर 15 नहीं रहेगा ये, ओके, क्लॉज नंबर रहेगा 26.3.3, 26.3.3, 26.2.3 और 26.3.3, 26.3.3, और उसमें क्या है आपका बी। अब बी में 1 एंड, तो बी में ये मेन है करके इसमें 1, बी में क्या आएगा 1, ओके। क्या देखिए 1 में पढ़ो आप, पढ़ो क्या देखिए 1 में गाइस, क्या देखिए है 1 में, पढ़ो। The horizontal distance between parallel main reinforcement, parallel main reinforcement ही निकाल रहे हैं, main reinforcement निकाल रहे हैं अपन, main reinforcement ही heading है अपना, okay। The horizontal distance between parallel main reinforcement bar shall not be more than 3 times of effective depth, 3 times of effective depth, ये आपका पहले हो गया, shall not be more than 3 times of effective depth, okay, of solid slab or 300 mm whichever is lesser, whichever is lesser। तो ये तो स्पेसिंग आपने इससे निकाला। फिर क्लॉजेस क्या बोलता है? क्लॉजेस बोलता है इसमें से पहला पॉइंट बोलता क्लॉज स्पेसिंग में का पहला पॉइंट बोलता एस के 3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, 3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ जो है ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड, okay, 3 times of effective depth। what is 3 times of effective depth guys? कितना रहेगा? 3 into 4 146 था ना, 146, and next it is s is equals to 300, take it minimum, obviously ये ज्यादा निकलेगा, निकालने का कोई मतलब नहीं है। ये आपका कितना निकला था 125, तो टेक lesser from, अब कौन सा लेसर था गाइस? इन तीनों में से दिस इज लेसर, सो टेक लेसर 1, टेक लेसर 1, समझे क्या? ये क्लॉज पे कौन से देते हैं? ये क्लॉज पे देखे है ये वाला, एंड ये आपने डायरेक्टली निकाला है कि कितनी स्पेसिंग रिक्वायर्ड, यानी 1 बार का एरिया इनटू 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर विड्थ के लिए कितनी स्पेसिंग रिक्वायर्ड होगा डिवाइड बाय एएसटी रिक्वायर्ड, तो आपको एएसटी अभी मिल गया, यानी आपने एएसटी रिक्वायर्ड के लिए डाल दिया। अब एएसटी प्रोवाइडेड कितना रहेगा ये भी हम निकाल सकते हैं, तो ये अपने को निकालना, ये समझा क्या? ये बताओ भाई कहां से लिया मैंने? पेज नंबर 46 से लिया, ओके गाइस, पेज नंबर 46 से लिया, समझा क्या आपको? बताओ। कल निकाला था ये हमने, क्या निकाला था? ये एएसटी प्रोवाइडेड क्या था? यहाँ पे कैलकुलेशंस थे, मैंने कैलकुलेशंस अभी लिखे नहीं, एएसटी मिनिमम, एएसटी रिक्वायर्ड, ये वाले कैलकुलेशंस थे, मैंने लिखे नहीं, ओके। सो डायरेक्टली मैं स्पेसिंग पे आया, स्पेसिंग पे अपन रुके थे, तो स्पेसिंग से ही मैंने स्टार्ट किया। स्पेसिंग 125 mm ये आपकी नियर अबाउट आई थी कल, ओके। 128 या 127 ऐसे कुछ भी था, तो उसको अपन ने 125 mm कर दिया, एंड देन ये आपने ये क्लॉज से आपने दो स्पेसिंग लिए, दो स्पेसिंग्स लेने के बाद इनमें से जो भी लेसर है
वो लेसर वाला आपने प्रोवाइड कर दिया था, दिस इज लेसर, इसमें आपने ये प्रोवाइड कर दिया। समझे क्या? किसी को डाउट इसमें? किसी को भी डाउट नहीं है? देन वेल एंड गुड। किसी को भी डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को भी डाउट नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट इट इज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट। अब नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। वही क्लॉज में आप नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट। अब ये मेन स्टील मेरा काय के अलोंग जा रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस, या अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगा, यानी पैरेलल टू द 4 मीटर पे रहेगा। अब 9.5 मीटर के लिए क्या रहेगा? तो 9.5 के लिए मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रहेगा। ओके, सो बी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लेट अस प्रोवाइड, ये बेंडिंग के लिए अपन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेश तैयार करना है, यानी आपको जाली तैयार करना है, इसीलिए आप ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डाल रहे हैं। ओके, और क्रैकिंग स्टील होने को ना इसीलिए डाल रहे हैं, और प्लेसिंग मेश एग्जैक्ट अपनी रहने को ना इसीलिए। ओके, सो लेट अस प्रोवाइड, let us provide AST minimum is equals to AST distribution. अब AST minimum is equals to AST distribution. AST minimum is equals to guys AST distribution. So what? AST minimum is equals to AST distribution. AST minimum कितना है? पता AST minimum कितना है? मुझे नहीं पता। How much AST distribution guys? Area of steel distribution 204 mm square. बोलिए, आवाज कम नहीं आता तुझा। 204 mm square. Okay, 204 mm square, 204 mm square इतना आपका मिनिमम स्टील है, मिनिमम स्टील है। तो यही आपको प्रोवाइड करना है, यही आपको प्रोवाइड करना है। अब इसको प्रोवाइड करने के लिए लेट अस प्रोवाइड अगेन, let us provide 8 mm 5 bar at the rate mm center to center. Okay, mm center to center along length side और along आप बोल सकते हैं L by side, लेंथ साइड और L by side बोल, L by side along longer side। ये क्या था? along shorter side, शॉर्टर साइड और यहाँ पे लिख लो अल्टरनेट बिल्डअप। ये अल्टरनेट बिल्डअप अपन लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसको चाहिए कि अल्टरनेट बिल्डअप अपन लास्ट में भी लिख सकते हैं। अल्टरनेट बिल्डअप क्या रहता है, किस तरह रहता है, ये भी मैं बताऊंगा। एक्चुअल ड्राइंग की अपन एक्चुअल स्लैब का जो रहेगा आपका डिजाइनिंग, वही इसको ही लेके जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ेगा। क्यों धीरे धीरे जाना पड़ेगा? कि थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे तो ही आपको पूरा समझेगा। ओके, सो लेट अस प्रोवाइड AST मिनिमम इज इक्वल्स टू AST डिस्ट्रीब्यूशन। सो AST डिस्ट्रीब्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब मुझे AST डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कितने इसके लिए प्रोवाइड कर दिया? अभी मैंने 1 मीटर का assumption किया था और 1 मीटर के लिए मैंने ये AST मिनिमम निकाला, 1 मीटर विड्थ के लिए निकाला। तो 1 मीटर विड्थ में ही मेरा स्पेसिंग कितना रहेगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। स्पेसिंग AST required, sorry, AST of 1 bar
into 1000, AST of 1 bar into 1000 divided by AST required. AST required. So क्या निकलेगा guys? AST of 1 bar pi by 4 into 8 square into 1000 divided by AST required. How much? How much? How much, guys? Two, 4, 6. 0.39. हाँ 246.39. हाँ पॉइंट से लेके देना है तो उसको अपन लेसर साइड राउंड फिगर करेंगे, लेसर साइड राउंड फिगर करके रख दो। ओके सो अभी एस स्पेसिफिक एस फ्रॉम दिस क्लॉज बट इट इज अमेंडमेंट। आप यहाँ पे अमेंडमेंट लिख दो, यानी अमेंडमेंट यानी आप क्या लिखोगे कि आपका ये अमेंडमेंट कौन से अमेंडमेंट में है, मुझे मेरे पास ये प्रीवियस लैपटॉप में अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, और मुझे भी लग रहा है कि अमेंडमेंट 3 अमेंडमेंट 4 इस दोनों में से कोई तो भी एक में है, इसलिए मैं आपको उसका फोटो भेज दूंगा कि कौन से अमेंडमेंट में है, तो उसका अमेंडमेंट का आप नंबर आप लिख दें। अमेंडमेंट नंबर, ओके अमेंडमेंट नंबर जो वहां पे 450 लिख के है। अब 450 कहां पे लिख के है देख लेते हैं। ओके देखो बोर तो नहीं हो रहा ना आपको ये? नहीं तो मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ इसलिए आपको बोर वगैरह हो रहा होगा, ऐसे तो नहीं है ना? बोर हो भी रहा होगा तो भी आपको देखना पड़ेगा गाइस, ओके आपके पास ऑप्शन नहीं है। The horizontal distance between parallel reinforcement bar provided against the shrinkage and temperature. Shrinkage और टेम्परेचर के लिए अपन क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं श्रिंकेज एंड टेम्परेचर के लिए, अगेंस्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर। ये आप ध्यान रखो, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रह सकता है। ओके shall not be more than 5 times of effective depth of solid and or 450 mm whichever is lesser. So 5 times of effective depth, ये भी 3 times of effective depth हो गया है, और यहाँ पे 300 mm whichever is lesser ये आपका हो गया, यानी ये क्लॉज ही टोटली ये जो है ये आपका अगेन 3 times of effective depth हो गया अमेंडमेंट के कारण। पहले क्या था 5 times of effective depth था, तो 3 times of effective depth, और spacing again third one s is equals to 300. So whichever is lesser, so lesser is this is lesser, so take lesser, it is equals to 240 mm center to center। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आईएस कोड में ये पेज नंबर पे क्या देखिए गाइस, क्या देखिए ये पेज नंबर में आपको, ये पेज नंबर में देखिए है should not be more than 5% of effective depth, okay, of solid slab or 450 mm whichever is lesser। अब देखो बोर्ड पे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा 3 times of depth, वही सेम 3 times of depth, श्रिंकेज एंड कैलकुलेट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर इफेक्ट के लिए, श्रिंकेज एंड टेम्परेचर इफेक्ट के लिए आप जो भी ये लेने वाले हो, क्या लेने वाले हो, स्पेसिंग लेने वाले हो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की स्पेसिंग आपकी 3 times of the depth and 300 mm, इससे ज्यादा नहीं जाने को, इससे ज्यादा नहीं जाने को ना। ये अमेंडमेंट होके है, तो आपको अमेंडमेंट नंबर लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको अमेंडमेंट नंबर दे दूंगा, अमेंडमेंट नंबर मैं आपको दे दूंगा विद द फोटो, ओके आज दे देता। तो ये हो गया आपका मेन स्टील।
ये हो गया आपका मेन स्टील निकाल के, मेन स्टील हो गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर, समझा क्या ये आपको? स्टेप नंबर 6 यहाँ पे आप ले सकते वही सेम टेक लेसर फ्रॉम अबोव, यानी लेसर वाली वैल्यू लो फ्रॉम अबोव से। ओके, स्टेप नंबर 6 चेक फॉर चेक फॉर शेयर। अब यहाँ पे डिजाइन शेयर एनफोर्समेंट नहीं रहती, यानी स्टीरअप्स वगैरह नहीं रहता है। आपने स्लैब में स्टीरअप्स देखे हैं क्या? आप स्लैब के जब एनफोर्समेंट देखने जाते हैं तो आपने स्लैब में स्टीरअप्स वगैरह कुछ ऐसे देखा है क्या? जैसे हम स्टीरअप्स बीम में देखते हैं वैसे स्लैब में देखे हैं क्या आपने? गाइस, स्लैब में आपने स्टीरअप्स देखे हैं क्या? नहीं देखे। ओके, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा? मेन रेइंफोर्समेंट देखे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या देखे? मेन रेइंफोर्समेंट देखे आपने सिर्फ और सिर्फ। ओके, मेन रेइंफोर्समेंट ही देखे आपने, स्टीरअप्स नहीं देखा। पूर्वी काय झालं होतं? लेफ्ट झाला, कॉल आला होता का? सर मला ब्लर दिसत होतं म्हणून. आता हो सर, माझ्याकडे नेटवर्क इश्यू आहे. बरं 2 मिनिटं थांब. तसे आपण 320p वर बघतोय, 360p वर 720p करतो तो बघा कसं दिसतं. आता सांग, 2 मिनिट. आता सांग. ब्लर आहे सर. ब्लरच आहे का? किती लोगों का क्लास ब्लर है गाइस? मला पूरा पण ब्लर आहे. क्लियर झालं सर. ओके, यशला आता क्लियर झालं. ओके ओके गाइस, काही हरकत नाही. बाकी समजत आहे की सगळं वरतून चाललंय? असं काही नाही आहे की म्हणजे आपला 2 दिवसापासून एकच क्वेश्चन चालू आहे तर वरतून चाललंय असं काही नाही आहे. अक्षय, हाँ ठीक है. अक्षय, अनुश्री समझ रहा है या खुशबू ऊपर से जा रहा है आपके? समझता है सर. बताना. ठीक. सो चेक फॉर शेयर गाइस. अभी स्टेप नंबर 6 आपका क्या है? चेक फॉर शेयर. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? चेक फॉर शेयर. ओके, चेक फॉर शेयर. सो चेक फॉर शेयर में क्या होगा? देखिए, मेन स्टील डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो गया फर्स्ट. नॉमिनल शेयर फोर्स कितना था? शेयर फोर्स आपका Vu कितना था बताओ? WU इनटू L इफेक्टिव डिवाइड बाय 2, ये अपन ने लिया था. कितना था आपका बताओ? Vu कितना था शेयर फोर्स? 22.54. 22.54 किलोन्यूटन. तो इसको न्यूटन में अगर कर दिया मैंने तो क्या होगा? 22.54 into 10 to the power 3, ये न्यूटन में हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ, ये टाउ सी मैक्स से हाफ, यानी टाउ सी मैक्स अगर आपका अभी M20 है, M20 था अपना या M25 था? कॉन्क्रीट डिजाइन M25. M25 के लिए 3.2 है टाउ सी मैक्स. टाउ सी मैक्स 3.2 डिवाइड बाय 2, 3.2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 1.8, नहीं सॉरी 32 डिवाइड बाय 2 कितना होगा गाइस? 1.55 है ना? 1.6 होगा. 32 1.6 से ये ज्यादा जाने को नहीं होना. अगर ज्यादा गया तो फेल है. ओके, ज्यादा गया तो क्या है? फेल है.
तो tau v is equals to vu by vd, vu by vd. So vu, what is vu? 22.54 into 10 raised to the power 3 divided by b. b it is 1000 mm guys, by 1 मीटर के लिए अपन ने देखा है. d it is 146. how much guys? 0.154. 0.154 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अभी देखो, अभी यहाँ पे क्लॉज लिखो. tau v is equals to 0.154 MPa is less than tau c max by 2. Hence okay. ठीक है. hence okay, ठीक है. ओके, ये कहां पे, ये कौन क्लॉज कौन सा है? क्लॉज नंबर बताओ गाइस, क्लॉज नंबर. गिव मी द क्लॉज नंबर गाइस. क्लॉज नंबर बताओ कौन सा है? अच्छा, आपको याद नहीं है. अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने अमेंडमेंट. अभी फिर से दिखा रहे. पेज नंबर 72 पे जाओ. पेज नंबर 72 पे जाओ गाइस. ठीक है, 72 पे गए. यहाँ पे दिस क्लॉज नंबर. ओके, मैंने शेयर नहीं किया फाइल. 1 मिनट, मैं शेयर कर देता हूँ. ये क्लॉज नंबर है. दिख रहा है सबको क्लॉज? शेयर फाइल दिख रही है गाइस सबको? फॉर सॉलिड स्लैब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस shall not exceed half the appropriate value of टेबल नंबर 20. अब टेबल नंबर 20 क्या है मेरा? ये देखो, ये टेबल नंबर 20 है. टेबल नंबर 20 पे 3.1 है, सॉरी 3.2 लिखा मैंने. टेबल नंबर 20 पे tau c max की वैल्यू कितनी है? 3.1 है. M25 के लिए, M20 के लिए 2.8, M15 के लिए 2.5. 0.3 से बढ़ रही है. 0.3 से यहाँ पे 0.4 से बढ़ रही है. यहाँ पे फिर से 0.2 से बढ़ी और ये. तो मुझे ये दो यानी बहुत याद है, मुझे ये भी याद है, लेकिन ये मैं अभी यहाँ पे गलती से 0.2 कर दिया. यहाँ पे 3.1. ओके, तो 3.1, तो 3.1 डिवाइड बाय 2 से ज्यादा नहीं रहने को ना. 3.2 से ज्यादा नहीं रहने को ना. ये आपके कहाँ पे बोला? ये आपके tau c max, tau v की वैल्यू नॉमिनल shear stress, sorry, the solid for the nominal shear stress should not exceed half of the appropriate value on in the given table number 20. इससे ज्यादा नहीं रहने को ना. ये आपका क्लॉज नंबर 40.2.3.1 से आपको बोला है. समझे क्या? 40.2.3.1 पेज नंबर 71 मैं आपको बोला. समझे आप? तो ये ज्यादा नहीं है, यानी हेंस ओके. यहाँ पे ओके. नेक्स्ट. अब कंक्रीट कितना शेयर स्ट्रेस ले रहा? अब ये तो हो गया, ये tau c max के लिए तो हो गया. अब जैसे अपन वहां पे निकालते, कहां पे निकालते? आपके बीम पे निकालते कि कंक्रीट टेकन बाय tau c कंक्रीट कितना ले रहा, तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा. तो थर्ड से shear stress taken by concrete. shear stress concrete कितना ले रहा है? that is tau c. तो आप tau c बोल सकते हैं. तो tau c shear stress taken by tau c. तो अभी आप tau c निकाल भी सकते हैं और tau c डायरेक्टली ले भी सकते. टेबल नंबर 19 से अगर आपने tau c लिया तो tau c मिनिमम आपका कितना है? 0.28. उससे भी ये कम है.
और आप निकाल भी सकते हैं। आप कहाँ से निकाल सकते हैं मैं वो भी आपको बता देता। पेज नंबर 69 पे आपको जाना पड़ेगा। अभी देखो, अभी ये टाउसी नहीं, टाउसी मिनिमम आपका कितना है, इसके लिए टेबल नंबर 73 पे जाओ और M25 के लिए मिनिमम वैल्यू बताओ 0.15%। कितना है आपका गाइस? टेबल नंबर 19 पे जाओ, पेज नंबर 73, उसके बाजू वाला पेज नंबर, वहां पे M25 के लिए परसेंटेज ऑफ, पहला परसेंटेज आपका कहां से चालू हो रहा? PT 0.15 का चालू हो रहा। तो 0.15 का जहां से चालू हो रहा, वो आप मुझे बताओ कि वो कौन सा पार्ट, यानी वो कौन सा है, क्लॉज कौन सा, कितनी वैल्यू है उसकी, टाउसी की कितनी वैल्यू है? 2.8 ये यानी 0.28 ये M20 के लिए है। तो M25 के लिए कितनी वैल्यू है ये बताओ? 0.29 0.29 MPa is greater than tau v। इसको MPa बोल सकते हैं। Hence safe। और पेज नंबर 59 पे आओ, 59 पेज नंबर 59 पे देखेंगे और एक फॉर्मूला है। पेज नंबर 59 नहीं, लेकिन वो आपका इसके लिए रहेगा, वो अपन फुटिंग के लिए लेंगे, लेकिन वहां से भी निकाल सकते हैं। मेन अप्रोप्रिएट ये आपका यहाँ पे अगर ये ज्यादा रहा, तब भी अगर ज्यादा रहा तो आपको शेयर के लिए और एक्स्ट्रा सिरप्स यानी वो एक्स्ट्रा आपको बेंटअप वगैरह देना पड़ेगा, तो वो प्रोविजन भी है, लेकिन मैक्सिममली ये आपका कमी निकलता। तो एक्चुअल सेफ है या नहीं है यहाँ से पता चलेगा आपको, एक्चुअल सेफ है या नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे फेल हो गया तो देन आपको रिडिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो गया तो आपको रिडिजाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर फेल हो गया, सपोज टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी निकल गया आपका, सपोज टाउ सी निकल गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रेनफोर्समेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, रेनफोर्समेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके 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 गाइस, बाकी कुछ मैं ज्यादा स्टेप आपको नहीं बताता क्योंकि मैं ज्यादा कंफ्यूजन में आपको नहीं डालना चाहता। देन नेक्स्ट इट इज चेक फॉर डिफ्लेक्शन। लास्ट स्टेप इट इज प्रोवाइडेड, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। No last, it is second last step. Check for deflection. Can I erase this? Total कर दूं erase? हाँ सर। Step number 7. और ये गाइस आपको स्टेप बुक एक बनानी पड़ेगी अब से, अभी से, क्योंकि अभी बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स है तो स्टेप बुक्स आपकी चाहिए, स्टेप बुक्स मुझे चाहिए सबकी बना के। ओके, अभी डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ टी बीम, इसके भी आप जो भी स्टेप्स है वो स्टेप्स आप लिख के रखोगे कि इसके बाद क्या स्टेप आते, इसके बाद क्या स्टेप आते। डिजाइन ऑफ बीम में भी चाहिए कि क्या-क्या स्टेप्स आते हैं, और वैसे ही डिजाइन ऑफ स्लैब की भी चाहिए। तो स्टेप बुक मुझे चाहिए क्योंकि स्टेप बुक में से ही क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव में, और 100% चांस है अभी, क्योंकि कोई भी वैक्सीन काम नहीं कर रही है, तो 100% चांस है कि जैसी अभी आपका पीडीएफ यानी आया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसके भी बैकलॉग्स है अभी, तो बैकलॉग के पेपर आपके नेक्स्ट यानी नेक्स्ट मंथ में आने वाले हैं, ये तो 100% गारंटी है नेक्स्ट मंथ में है करके। तो वो किस तरह रहेंगे, किस तरह इसके क्वेश्चंस लिए जाएंगे, जैसे कि अभी सॉम का पेपर मैक्सिमम लोगों का बैक है अपने इसमें, तो उनके लिए मैं क्वेश्चंस निकाल के दूंगा, वो क्वेश्चंस ही आपको पढ़ना है, और वो उन क्वेश्चन में से ही 100% क्वेश्चंस रहेंगे, 100% उन क्वेश्चन में से ही 100% क्वेश्चंस रहेंगे। और इतना बेकार है पेपर पैटर्न, 75 मिनट्स यानी सवा घंटा में 50 क्वेश्चन देखना है, और आप दूसरा क्वेश्चन, सामने का क्वेश्चन नहीं देख सकते। आपको पहला ही क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे है, वो क्वेश्चन अगर आपने क्लिक नहीं किया आंसर, और क्लिक भी कर दिया तो आप बदल नहीं सकते उसको। वो एक क्लिक कर दिया, गलती से क्लिक भी हो गया आपका गलत आंसर, तो वो गलत आंसर चले गया। ओके, ऐसी उन्होंने पैटर्न किया है, और वो आप चेंज नहीं कर सकते। एक टाइम में एक ही आंसर रहेगा और एक ही आपका क्वेश्चन खुलेगा, और उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप जब जाओगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप जब जाओगे तब आपको क्या होगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जब आप जा रहे हैं
तब आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको नहीं दिखेगा और आपका सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन दिखेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पे आपका आधा घंटा चले गया सपोज, या फिर आधा घंटा मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 10 मिनट चले गए, तो आपकी तो वाटी लग गई। तो इसीलिए वहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से छोड़ा। आप ओपन बुक टेस्ट भी है, लेकिन ओपन बुक टेस्ट भी उन्होंने चैलेंज से बनाई, एक दिमाग से चैलेंज लगाया उन्होंने और चैलेंज से बनाई, यानी मैक्सिमम लड़के यहाँ पे क्या होंगे, ट्रैप से फंसेंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जो जिसने पढ़ाई की है, जिसकी ओरिजिनल पढ़ाई चालू है और जिसकी पढ़ाई ओके है, वही सिर्फ 50 में से 50 क्वेश्चन दे सकेंगे। बाकी लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो भी उनको आ रहा है गूगल में से निकाल के या फिर बाहर से, वो पढ़ के निकाल लेंगे, या फिर बुक अपने पास है तो बुक खोल के देखेंगे और पढ़ेंगे। तो इसके लिए भी क्या रहने को ना, मैं जस्ट क्लास होने के बाद जिन जिन लोगों के अभी अपनी क्लासेस में बैक है, वो लोग मुझसे बात करो, मैं बताऊंगा कि किस तरह करना है। ओके, कल आया है इसका किस तरह करना है करके मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, सो चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, स्टेप नंबर चेक फॉर डिफ्लेक्शन। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट बाद
ओके, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। नीचे थोड़ा काम आया था। ओके, सो चेक फॉर डिफ्लेक्शन। Alex by D actual Alex by D actual is less than or equals to Alex by D permissible. Okay, Alex by D permissible. तो Alex by D actual है। Actual Alex by D actual। So Alex by D जब हम actual के लिए लेंगे guys, तब आपका Alex कितना है? Alex कितना है? Effective बता, L effective। It is Alex is L effective। 4 2 3 है ना? नहीं 4 2 3 4 1 4.23 4 1 4.23 4 1 4 6 divide by D done 146 how much? सर 4.23 है ना 4.23 effective Alex effective length कितनी है? L effective कितनी है? 4.23 4143 है क्या? 4.23 4.23 नहीं है रे बाबा, 4146 ही है। 4146 ही है। 4230 ये आपका सेंटर टू सेंटर लेंथ है। 4230 it is center to center line and 4146 it is our effective length। तो कितना आ रहा अभी ये effective length divided by actual length? कितना आ रहा है? 28.39 28.39 39 ओके 28.39 आ रहा ओके। सो देखो ये डायमेंशनल लेस रहेगा क्योंकि ये भी mm में है और ये भी mm में है, तो दोनों कैंसिल तो डायमेंशनल लेस क्योंकि नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ। अब L effective Alex by D permissible is equals to basic value यानी BB into modification factor it's nothing but MF basic value into MF। ओके सो बेसिक वैल्यू तो आपकी 20 है, ये तो आपको पता है। बेसिक वैल्यू इट इज इक्वल टू 20 फॉर मॉडिफिकेशन पार्ट। बेसिक वैल्यू ये तो 20 है फॉर सिंपली सपोर्टेड का। अब आपको निकालना क्या है? मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना। मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको फाइंड करना है। सो मॉडिफिकेशन फैक्टर जब आप फाइंड कर रहे हैं ओके
सो मॉडिफिकेशन फैक्टर के लिए सबसे पहले AST प्रोवाइडेड एंड AST रिक्वायर्ड, ये आपको चाहिए। मैंने मॉडिफिकेशन फैक्टर का टेबल नंबर यानी फिगर नंबर 4 दिखाया था आपको, फिगर नंबर 5 दिखाया था, याद है कि आपको पेज नंबर 37 मैं फिर से लेके आता हूं आप। ओके, पेज नंबर 37 गाइस। कौन चले गया अभी? कोई तो भी एक लेफ्ट हो गया, बोर हो ही रहा आपको, है ना? 100% बोर हो रहा गाइस, ये बोर ही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते अपन। आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो ये आपको मजा आएगा। देखो, डिपेंड अपॉन द एरिया एंड द स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टेंशन रेनफोर्समेंट, द वैल्यू इन A or B shall be modified by multiplying with the modification factor BC, यानी बेसिक वैल्यू को आपको क्या इंटू करना है? मॉडिफिकेशन फैक्टर को इंटू करना है फिगर नंबर 4 से। फिगर नंबर 4, तो दिस इज फिगर नंबर 4 गाइस। अरे यार, मैंने शेयर नहीं किया, फिर से 1 मिनट। देखो, दिख रही है स्क्रीन? टोटल एंटायर स्क्रीन? ओके, हाँ। तो यहाँ पे देखो, ये फिगर नंबर 4 है। क्या देखे था यहाँ पे? देखो, यहाँ पे ये देखे था कि आपका ये जो बेसिक वैल्यू है ये 23.2.1 दैट इज पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 के लिए। ओके, पेज नंबर 37 के लिए। तो ये जो बेसिक वैल्यू है आपकी, बेसिक वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिक वैल्यू देखिए। ओके, तो बेसिक वैल्यू अपन ने सिंपली सपोर्टेड के लिए कितनी ली? 20 ले ली, 20 ले लिए है। तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड द स्ट्रेस ऑफ स्टील of tension reinforcement, the basic value A shall be modified by multiplying with the modification factor obtained as figure number 4। कहां से obtained हो रहा? फिगर नंबर 4 से obtained हो रहा, फिगर नंबर 4 से आपको मिल रहा है। तो फिगर नंबर 4 कौन सा है गाइस? फिगर नंबर 4 ये है। पहला लेक्चर कौन सा आपका? फर्स्ट लेक्चर कौन सा है गाइस? और कितने बजे? अरे कोई तो बताओ, सुनाई आ रहा क्या नहीं आ रहा आपको? पेचीपर्यंत आहे, नाही होणार है ना? नाहीच होत। हाँ ठीक है, मग आपण कंटिन्यू करू। ठीक है, मला संपवायचा है प्रॉब्लम। सो देखो क्या है, क्या देखे वहां पे आपको? एक साइड मॉडिफिकेशन फैक्टर देखे है, ये वाले साइड वर्टिकल साइड, और ये फॉर्मूला देखे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट देखे। तो परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट और एफएस, तो ये एफएस है यहाँ पे, बहुत ही स्मॉल इसमें है, दैट इज एफएस। एफएस के लिए आपको पहले ये एफएस निकालने के लिए क्या निकालना है? 0.58 FY area of cross section of steel required to the area of cross section of steel provided, area of cross section of steel required to the area of cross section of steel provided। ये आपको फॉर्मूला है, 0.58 FY is into area of steel required to the area of steel provided। area of steel required आपके पास है, area of steel provided आपको LX के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो अब गाइस अपन वो निकालते हैं और बाद में ये फिर से अपन फिगर नंबर 4 पे हम जाएंगे। ओके, अब बोर्ड पे आप अब प्रोवाइडेड किस तरह निकालेंगे? देखो, आपने स्पेसिंग निकाली है, हमें फाइंड करना है। ओके, उसके लिए फर्स्ट AST provided, AST provided, AST of 1 bar, area of tension steel of, or area of 1 bar बोलो,
एरिया ऑफ वन बार इनटू 1000 डिवाइड बाय स्पेसिंग। क्योंकि आपने क्या किया, अगर आपने एक्चुअल स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी तो आपको एएसटी प्रोवाइडेड मिल जाएगा। आप एएसटी रिक्वायर्ड डिवाइड करते तो आपको स्पेसिंग मिल जाती ना। स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ वन बार इनटू 1000 डिवाइड बाय एएसटी रिक्वायर्ड, तो आपको क्या मिल जाती, स्पेसिंग मिल जाती। ओके, तो उसी तरह हम क्या करेंगे अभी कि एएसटी प्रोवाइडेड, यानी एएसटी प्रोवाइडेड को अपन इधर लिख लेंगे और स्पेसिंग को इधर लिख लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एएसटी प्रोवाइडेड मिल जाएगा। एएसटी प्रोवाइडेड मिल जाएगा, यानी पाई बाय 4 into 8 square into 1000 डिवाइड बाय स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड की थी, 125 की थी। कैसे लिए गाइस, एलएक्स बार के लिए, जो बेंड हो रहा आपका वो बार, जो बेंड हो रहा है यानी जहां पे डिफ्लेक्शन के लिए फील हो सकता वो वाला। ओके, सो एलएक्स कितना, एएसटी प्रोवाइडेड कितना होगा फिर बताओ, हाउ मच एएसटी प्रोवाइडेड गाइस, हाउ मच एएसटी प्रोवाइडेड, 402.12. 402.12। 12. ओके ओके, 402.11। पीटी परसेंट काढू शकता आता तुम्ही, क्या रहता पीटी परसेंट का, 100 एएसटी प्रोवाइडेड डिवाइड बाय पीटी, 100 एएसटी सेकंड, पीटी परसेंटेज 100 into AST provided divided by PD. So 100 AST provided 402.12 divided by BD. BD is 1000 into D. DD is 146. How much? PD percent. 0.275. 0.175%. Okay. 0.175%. FS निकालो, FS निकालो। FS क्या देखिए, FS का फॉर्मूला 0.58 FY into area of steel provided and AST required divided by AST provided. .58 FY कितना है गाइस, 500 है ना, 500 स्टील प्रोवाइड किया है ना अपन ने, देख लो आप एक बार डिजाइन कांस्टेंट में। ओके, 500 into AST रिक्वायर्ड कितना था बता दो, मुझे नहीं पता, और प्रोवाइडेड अभी अपन ने निकाला है इसलिए मैं लिख देता हूं। रिक्वायर्ड कितना था, 300 है, रिक्वायर्ड कितना था गाइस, 388.49. क्या निकला एफएस, एफएस क्या निकला, बताओ क्या निकला, 280.17. 280.14। फिगर नंबर 4 पेज नंबर 38, फिगर नंबर 4 पेज नंबर Sir, 0.17. काय 0.17. ओके, 280.17 सर 50% काय 0.275 है, पीटी परसेंटेज 275 है। 175 नहीं है, 275 है। ओके,
ओके ओके मॉडिफिकेशन फैक्टर फ्रॉम फिगर नंबर 4 पेज नंबर 38 क्लॉज नंबर क्या था इसका 23 पॉइंट बताओ गाइस 23 पॉइंट अरे बताओ 23 पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले देखा ना पेज नंबर 37 पे क्लॉज नंबर है पेज नंबर 37 पे क्लॉज नंबर है बताओ क्या क्लॉज नंबर है इतने जल्दी आप भूल जाओ ऐसे नहीं है 0.1 आप बताओ 23.2.1 23.2.1 सी 22.3.1 पॉइंट कौन सा है सी पॉइंट पे मॉडिफिकेशन फैक्टर अपन निकाल रहे हैं ओके तो वो फिगर नंबर 4 से अपन देख रहे हैं अभी देखो गाइस अभी इसको मैं ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है जो मैं अभी बना के देख रहा दैट इज फिगर नंबर 4 यहाँ पे आपका एमएफ है यहाँ पे आपका पीटी परसेंट है और इस तरह आपके एफएस ओके तो आपको सबसे पहले पीटी परसेंट देखना है और एफएस देखना है पीटी परसेंट देखना है और एफएस देखना है तो अभी अब मैं आपको यानी यहाँ पे दिखा था कि किस तरह टेबल शेयर करके आपको दिखा था कि किस तरह रहेगा करके लेकिन मैं बाद में यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा कि अपन ने किस तरह किया ओके ओके शेयर फाइल देखो गाइस शेयर फाइल में आपको पता चलेगा ओके शेयर फाइल दिख रही सबको ओके अब आपका पीटी परसेंट कितना है 0.273 यानी नियर अबाउटली 0.3 के आसपास है 275 यानी यहाँ पे रहेगा ओके और आपका टाउ एफएस कितना है एफएस आपका कितना है 280 है तो 280 इन बिटवीन ऑफ 290 एंड 140 इन दोनों के बीच में रहेगा तो आपका सीधी लाइन जाएंगी यहाँ से सीधी लाइन जाएंगी और कहाँ पे टच कर रही है गाइस यहाँ पे कुछ तो भी टच कर रही है यहाँ पे कुछ तो भी टच कर रही देखो आप ये 0.2 के नियरेस्ट पकड़ो 0.2 के नियरेस्ट 0.2 तो बराबर है ना पीटी परसेंट कि चुकीचा है पीटी परसेंट बराबर है या गलत है गाइस बरोबर है अच्छा बराबर है ठीक है सो यहाँ से सीधी लाइन जाएंगी सीधी लाइन सीधी लाइन गई सीधी लाइन गई सीधी लाइन गई और यहाँ पे टच कर दिया नियर अबाउटली यहाँ पे कहीं तो भी टच कर रहा है यहाँ पे कहीं तो भी टच कर रहा है ना आपका यहाँ पे कहीं तो भी टच कर रहा है तो आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना हो गया अभी 1.2 और 1.6 के बीच में क्या आएगा 1.4 नियर अबाउटली इट इज 1.4 और 1.45 के आसपास अपन ले सकते 1.4 अपन ले सकते ओके कहाँ पे टच कर रहा है आपकी यहाँ पे टच कर रहा है अगर ये 288 है ना 280 पॉइंट समथिंग है ना 280 इट इज इन बिटवीन ऑफ 240 और 290 280 और 290 के बीच में है तो आपका ये जो है यहाँ पे टच कर रहा है यानी 1.4 के आसपास टच कर रहा है तो 1.4 के आसपास टच कर रहा है तो वह 1.45 वगैरह ले लेता मैं 1.45 वगैरह इसको कंसीडर कर लेता तो 1.45 into 30 करो कितना था 1.45 into 30 फेल हो रहा है आपका 43.5 43.5 43.5 20 बोला मैंने 30 नहीं बोला 29 हाँ ठीक है फिर सेफ है 29 4 किया तो 28 किया तो फेल है देखो अभी यहाँ पे चीटिंग कर सकते हैं अपन चीटिंग क्या है देखो अभी अगर आपने यहाँ पे 1.4 लिया तो 28 आ रहा और आपका एक्चुअल कितना है एक्चुअल 28.39 है वैल्यू लेकिन आपको कितनी वैल्यू चाहिए आपको 28.39 से थोड़ा ऊपर चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ अपन कहाँ पे चीटिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपन चीटिंग करेंगे ये
आपके एग्जाम में ही करेंगे, रियल लाइफ में नहीं करेंगे। रियल लाइफ में करना है तो मैं इसकी डेप्थ डायरेक्टली इंक्रीज कर लूंगा गाइस, मैं डेप्थ डायरेक्टली इंक्रीज करूंगा इसकी। अगर डिफ्लेक्शन में फेल हो रहा है तो यहाँ से पूरा चेंज करना पड़ेगा मुझे, पहले पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, यानी ये रियली में अभी क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। रियल में अभी क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है। अगर 1.4 ही इसका मॉडिफिकेशन फैक्टर आ रहा है, 1.5 अपन ने एज्यूम किया था बट इट इज 1.4 ही आ रहा है, तो 1.4 आ रहा है इसलिए 1.5 अपन ने एज्यूम किया था और 1.4 ही आ रहा है, इसलिए मैं क्या कर सकता, इसको रीडिजाइन कर सकता, या फिर मैं स्पेसिंग मेरी थोड़ी ये कर सकता, मैं क्या बोल सकते इसको, स्पेसिंग मैं थोड़ी यानी बढ़ा सकता। अगर मैंने स्पेसिंग बढ़ा दिया तो मेरा एरिया रिक्वायर्ड से एरिया प्रोवाइडेड थोड़े ज्यादा हो जाएगा, यानी स्पेसिंग मैं कम कर सकता, यानी 100 mm कर सकता। 100 mm मैंने अगर स्पेसिंग कर दिया तो भी मेरा ये सेफ हो सकता। ओके, तो अभी ये फिलहाल के लिए मैं आपको एक्चुअल के लिए लेके जाता, और एक्चुअल के लिए लेके जाके मैं क्या कर लेता, स्पेसिंग थोड़ी मैं कम कर लेता, तो मेरा AST रिक्वायर्ड ये थोड़ा अभी बढ़ जाए, AST प्रोवाइडेड ये थोड़ा मेरा और बढ़ जाएगा। AST प्रोवाइडेड बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, FS की वैल्यू कम आएगी और PT बढ़ जाएगा। ओके, देखो क्या हो रहा, बोर्ड पे आओ, मैं आपको बताता कि क्या हो रहा। बोर्ड पे आओ। ओके गाइस, यहाँ पे आ जाने के बाद आपको क्या दिख रहा है, ये 1.6 दिख रहा, ये 1.4 के लिए है और ये 1.2 के लिए है। ओके, और आपका यहाँ पे 0 है, देन 0.2, देन 0.4, आपका कितना आ रहा 0.275 और ये कितना है 280 है। तो ये नियर अबाउटली यहाँ पे कुछ तो भी आपका सेक्शन आ 1.4 के आसपास। अगर आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर यानी ये आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर हो गया और इससे भी कम आ रहा, अगर देखा जाए तो इससे भी थोड़ा बहुत कम आ रहा। अगर आपके पास अभी जेरोक्स है तो जेरोक्स में बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, दोनों स्केल रखिए, इस तरह स्केल रखो, इस तरफ स्केल रखो। अगर आपके पास सेट स्क्वायर है ट्रायंगल वाला तो इसको उल्टा करके रख दो, यार सेट स्क्वायर से हरदम देखना, सेट स्क्वायर से हरदम देखना। अगर यहाँ पे सेट स्क्वायर से तो आपको पता ही चल जाता कि कौन सा आएगा। सेट स्क्वायर आपने आपकी इस चीज के ऊपर रख लिया, आइसोड के ऊपर, तो आपको पता चल जाता। सो 1.4 आ, तो मेरा परमिसिबल कितना है गाइस, परमिसिबल कितना है, LH by D permissible is equals to modification factor basic value into modification factor। तो अभी अगर यहां से मैंने मॉडिफिकेशन फैक्टर ये उठा लिया 1.4 मैंने अगर उठा लिया, सो क्या हो जाएगा, बेसिक वैल्यू इज 20 into 1.4 कितना होगा 28। इट इज लेस देन एक्चुअल, इट इज लेस देन एक्चुअल। ये हरदम यानी परमिसिबल वैल्यू ये आपकी बड़ी होने को ना एक्चुअल से, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये लेस देन हो गई। ये बड़ी है क्या, परमिसिबल वैल्यू बड़ी है क्या, यहाँ पे बड़ी है क्या, नहीं है, बड़ी वैल्यू नहीं है ना। 28 कम है, किससे कम है, एक्चुअल से कम है, यानी आपका डिफ्लेक्शन में क्या हो गया, फेल हो गया। LH by D एक्चुअल बढ़ा आपका 28.39 यानी क्या हो गया, फेल इन डिफ्लेक्शन में फेल हो। 1.4 कैसे लिया ये समझा क्या, पहले ये बात बता दो आप सब लोग प्लीज। 1.4 कैसे लिया ये समझा क्या आपको, प्लीज गाइस प्लीज से 1.4 कैसे लिया ये समझा क्या आपको। ओके, सबको समझा, किसी को डाउट होगा तो प्लीज बता दो। किसी को डाउट गाइस, नहीं है डाउट, ओके। तो ये 1.4 इस तरह मेरा वैल्यू है, 1.4 वैल्यू आया तो ये 28 हो गया और वो नंबर मेरा कितना हो गया 28.3। तो ये मुझे फेलिंग डिफ्लेक्शन में मेरा हो गया। अब मुझे डिफ्लेक्शन में सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, स्टील बढ़ाऊंगा। स्टील कैसे बढ़ाऊंगा, स्पेसिंग में कम करूंगा।
Okay, can I erase this part? हो सर. आप ये मेरा एक्चुअल में होगा. आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चीटिंग कर सकते हैं. चीटिंग क्या कर सकते हैं आप, 1.45 ले लो. 1.45 ले लो तो क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा. 29 इट इज ग्रेटर देन 28.39. सिर्फ सामने करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ये मेरा एक्चुअल 35 वगैरह है और आपका अभी क्या निकला है 20 निकला है, तो 35 वगैरह है और आपका ये 28 वगैरह निकला, तो आपको तो रीडिजाइन ही करना पड़ेगा. तो रीडिजाइन किस तरह करेंगे अपन वो देखते हैं. रीडिजाइन किस तरह करेंगे अपन वो देखते हैं. ओके, आगे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम रेइंफोर्समेंट बढ़ा देंगे. रेइंफोर्समेंट बढ़ा देंगे. ओके, यहाँ पे क्या करेंगे अपन रेइंफोर्समेंट बढ़ा देंगे. यानी क्या, रेइंफोर्समेंट बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि एफएस की वैल्यू भी कम होगी और पीटी परसेंट भी बढ़ेगा. पीटी परसेंट भी बढ़ेगा. सो पीटी परसेंट बढ़ाने के लिए पीटी परसेंट एएसटी प्रोवाइडेड बढ़ाना पड़ेगा. ओके, तो लेट अस प्रोवाइड. So let us revise the main reinforcement. 8 mm फाइबर, 8 mm की जगह आप 10 mm भी प्रोवाइड कर सकते हैं अभी यहाँ पर, लेकिन अपना बहुत ही कम है. अगर 35 वगैरह रहा तो आप 8 mm की जगह 10 mm वहां पे प्रोवाइड कर देना तो बढ़ जाएगा. ओके, लेकिन अभी अपना ज्यादा फेल नहीं हो रहा, इसलिए मैं क्या कर रहा 8 mm ही कर रहा, लेकिन उसका जो स्पेसिंग है 125 था तो मैं उसको 100 mm कर रहा. ओके, 8 mm फाइबर at the rate 100 mm center to center, 100 mm center to center along shorter direction. With alternate bend up. With alternate bend up. Alternate bend up ना कर रहा हूँ. तो क्या है, बाद में बता दूंगा alternate bend up क्या है. सबसे पहले शॉर्टर डायरेक्शन में अपन ये कर दिया, 100 mm कर दिया. अभी 100 mm कर दिया तो मेरा AST प्रोवाइडेड कितना हो गया. अब ये रिवाइज्ड रहेगा, टोटली रिवाइज्ड रहेगा. AST प्रोवाइडेड फिर से निकालना पड़ेगा आपने को. ये 1 इट इज इक्वल्स 5/4 into 8 square into how much? 56 ना 56 कितना होगा गाइस? पूर्वित फिर से क्या है, कितना हो रहा बता. 502.70. 50 okay, then PT percent. AST provided 502.73 into 100% divided by BD. BD is 1000 into D 146. How much? 50%. .34. 0.34. 0.34% and 0.4% के आसपास. Okay. The next FS. AST provided divided by AST required. AST provided.
सॉरी AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाय AST प्रोवाइडेड 388.49 डिवाइड बाय 500 MVA। अवच 0.77. हाँ कई बार 224.10 0.77 का सर सर 224.10 हाँ 224.47 10 अब 224.10 अब 224.10 देखो कहाँ से कहाँ तक। ओके आओ फिर से अपन यहाँ पे आते, कहाँ पे आते आपके स्क्रीन शेयर पे आते हैं। ओके स्क्रीन शेयर पे आओ गाइस। 224 यानी इट इज इन बिटवीन ऑफ 190 एंड 240 190 एंड 240। अभी ये नियर अबाउटली आपका यहाँ पे है, यहाँ पे PT% 3.6 यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। ओके ऐसे में पकड़ लेता तो नियर अबाउटली यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं सीधा लेके जाऊंगा और मेरा कहाँ पे अभी इन 190 और इसके बीच में, तो मेरा कहाँ पे हो गया फिर अभी ये 1.6 हो गया, 1.6 के आसपास मेरा हो गया। 1.6 भी मैं पकड़ सकता और 1.6 के आसपास हो गया तो मैं 1.6 ले सकता। समझे क्या आप? अभी 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 कहाँ तक हुआ आपका 1.6 हुआ। मैं आपको बोर्ड पे भी समझा देता यानी क्या हो। ओके तो ये अब आप यहाँ पे देख रहे हो तो मॉडिफिकेशन फैक्टर अभी आपका 1.6 हुआ क्योंकि आपका पीटी कितना है 0.34 है। 0.34 इट इज नियरेस्ट टू 0.4। तो आप यहाँ से सीधी लाइन लेके जाओ, सीधी लाइन लेके जाओ, सीधी लाइन लेके जाओ, सीधी लाइन लेके गए। एफएस कितना है अभी आपका? एफएस है 224 इन बिटवीन ऑफ 290 एंड 240 बीच में है। तो आपका 1.6 मॉडिफिकेशन फैक्टर अभी यहाँ पे आ रहा है। समझे क्या गाइस? समझे क्या आप? समझे क्या? फिर से बताओ समझे क्या? ये आपका क्या है यहाँ पे 190 240 और ये 190। अब आपका यहाँ पे कहीं तो भी है और ये आपका यहाँ पे आ रहा है। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर रिवाइज्ड वाला, ये रिवाइज्ड मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.6 है। अगर आपने अभी क्या कर दिया, स्पेसिंग आपने कम कर दिया तो रिवाइज्ड मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.6। सो अभी रिवाइज्ड, ये सब रिवाइज्ड में है, रिवाइज्ड लिखने की जरूरत नहीं है, रिवाइज्ड में ही है। Alex by D permissible is equals to basic value into modification factor 20 into 1.6 how much 32 na Okay. 32 so it is greater than Alex by D actual 28.3 है hence safe hence what hence safe guys अभी ये safe है। ओके समझे क्या? आपको ये कब करना है? जब आप एक्चुअल बिल डिजाइन करने जाओगे तभी करना। अगर आप एग्जाम में यानी आपको ये सिर्फ 28 मिल रहा था, यहाँ पे 1.45 कर दो और खत्म करो, यानी सिंपलीफाई करके ये स्टेप्स इतनी करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। बट एक्चुअल लाइफ में आप स्लैब तो गिरा नहीं सकते, इसलिए आपको ये रीडिजाइन ही करना पड़ेगा। ओके एक्चुअल में नेक्स्ट लास्ट दूसरा गाइस लास्ट स्टेप छोटी है, बहुत छोटी स्टेप है, ले लो ना। ले लूं या फिर आपका मन उड़ गया है कल लूं, क्योंकि रेनफोर्समेंट डिटेलिंग भी मुझे बताना है तो टाइम लगेगा हाफ आवर नियर अबाउट।
उद्या तो वही वही बोल रहा हूँ मैं कि हाफ आवर और टाइम लगेगा, तो अपन कल ले लेते हैं एक स्टेप, जो लास्ट वाली स्टेप है वो अपन कल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, ये मैं अपलोड कर देता। कल अपनी लास्ट स्टेप रहेगी, उसमें मैं रेनफोर्समेंट डिटेलिंग भी अच्छे से बताऊंगा, यानी उसके लिए भी मुझे नियर अबाउट हाफ आवर लगता ही है कि रेनफोर्समेंट डिटेलिंग किस तरह रहेगा, क्या रहेगा, किस तरह रह सकता है, और मैं एक्चुअल डिजाइनिंग में किस तरह जाऊंगा। तो कल वेबएक्स पे रहेगा अपना क्लास, क्योंकि मुझे मेरे लैपटॉप पे आपको बताना है एक्सेल शीट्स वगैरह पूरे बताना। तो मैं इस पे भी कर सकता बोलना, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा। ठीक है, ठीक है कल एक्झाम हाँ एग्जाम साठी तुम्ही ज्यांचे बॅक आहे ते लोक सांगा फक्त, बाकी लोक लिहून करा। जिनके जिनके बैक है, जो क्लियर है वो लोग लीव कर दो, जिनके